हम लोग पढ़ रहे थे डिमांड फॉर मनी, हम लोग डिस्कशन किए थे। मेरे को आप ये बताइएगा, डिमांड फॉर मनी में हम लोगों ने 3 थ्योरीज के बारे में बात किया था। पहला अप्रोच क्या था बताओ ना? क्लासिकल अप्रोच बाय इरविंग फिशर। फिर से बोलो क्या था? क्लासिकल अप्रोच बाय इरविंग फिशर। ये क्या बोलता था? डिमांड फॉर मनी क्या चीज पर डिपेंड करता है, मतलब डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी इक्विलिब्रियम होता है। जैसे ये बोलता था एम वी इक्वल टू पी टी, या फिर एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पी टी। एक बार फिर से बोलो, एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पी टी। एम का मतलब क्या था? फिएट मनी। वी का मतलब उसका वेलोसिटी। एम का मतलब फिएट मनी, मनी इन सर्कुलेशन, जितना नोट इंडिया में सर्कुलेशन में है। वी का मतलब वो कितना बार ट्रांजैक्शन होता है, कितना बार सर्कुलेट होता है, एमवी। अगर मान लो देश में 100 करोड़ रुपया है और वो 6 बार वेलोसिटी है, 6 बार साल में घूमता है, तब मतलब ट्रांजैक्शन कितने का करता है? 600 करोड़। प्लस क्रेडिट मनी। फिर से बोलो क्या चीज? क्रेडिट मनी और उसका वेलोसिटी। क्रेडिट मनी और उसका वेलोसिटी। तो क्रेडिट मनी और उसका वेलोसिटी, ये दोनों मिलाकर आता है प्राइस इंटू टी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। फिर से बोलो क्या? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो सर इसमें मेरे को आप ये बताइएगा, जैसे जैसे मनी का सप्लाई बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा। एक बार फिर से बोलो, जैसे जैसे मनी का सप्लाई बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस लेवल बढ़ेगा। उल्टा बोले तो प्राइस लेवल क्या चीज पर डिपेंड करता है? 4 चीजों पर। कौन कौन सा 4 चीज पर नाम बताओ ना? एम वी एम डैश वी डैश। फिर से बोलो क्या क्या? एम वी एम डैश वी डैश। ये लिखवाया था क्या मैंने? अरे क्या क्या चीज पर महंगाई डिपेंड करता है? मनी सप्लाई पर, मतलब एम पर, मतलब नोट्स इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन, उसका वेलोसिटी पर, क्रेडिट मनी इन सर्कुलेशन, और उसके बाद उसका वेलोसिटी पर। ये 4 चीजों पर डिपेंड करता है। ये पढ़ा चुका था ना मैं। ये बोलता था ट्रांजैक्शन अप्रोच। मनी सिर्फ क्या चीज के लिए चाहिए बताओ ना यार? ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। फिर क्या चीज के लिए? आवाज नहीं आ रहा है। सिर्फ क्या चीज के लिए मनी चाहिए? ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए पैसे चाहिए, और कोई पर्पस के लिए पैसे नहीं चाहिए। जितना पैसा आप कमाते हो सारा का सारा पैसा आप खर्च कर देते हो, कोई पैसा आप सेविंग्स नहीं करते। यह बोलता है इरविंग फिशर का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। दूसरा होता था नियो क्लासिकल अप्रोच। फिर से बोलो कौन सा अप्रोच? नियो क्लासिकल अप्रोच क्या बोलता था? 2 तरह के। यह बोलता है मनी 2 चीजों के लिए चाहिए, एक ट्रांजैक्शन मोटिव और एक प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया था। फिर से बोलो क्या था? ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव। जब मैं परचेज करता हूं, जब मैं सेल करता हूं। फिर से बोलो, जब मैं परचेज करता हूं, जब मैं सेल करता हूं, उसके बीच में पैसा चाहिए ना मेरे को। मान लो मैंने आज माल बेच दिया, पर पैसा, आज मेरे पास पैसा आया, पर पेमेंट मेरे को कल करना है, तब तो ठीक है। पर अगर पेमेंट मेरे को आज करना है और पैसा मेरे पास 10 दिन के बाद आएगा, तो उस टाइम पीरियड में काम मैनेज करने के लिए, बिजनेस मैनेज करने के लिए मेरे को पैसा चाहिए। इसके लिए प्रिकॉशनरी मोटिव। कौन सा मोटिव? प्रिकॉशनरी। तो ये क्या बोलता था? मनी का डिमांड, क्या चीज का? मनी का डिमांड 3 चीज पर डिपेंड करता है। केपीवाई। फिर से बोलो क्या? केपीवाई। वाई का मतलब क्या होता है? रियल इनकम। अरे वाई का मतलब रियल इनकम। पी का मतलब प्राइस लेवल। अरे डिमांड फॉर मनी क्या चीज पर डिपेंड करता है? 3 चीज पर। देखो हिंदी में लिखवा है, डिमांड फॉर मनी क्या चीज पर? 3 चीज पर डिपेंड करता है। कौन कौन सा? रियल इनकम, प्राइस लेवल और के। के का मतलब आप अपनी नॉमिनल इनकम का कितना % पैसा हाथ में रखना चाहते हो। आप अपनी नॉमिनल इनकम का कितना % पैसा अपने हाथ में रखना चाहते हो, उसको आप क्या नाम दिया करते हैं? के। अरे बता देंगे ना? मैंने कहा वाई का मतलब क्या होता है बताओ ना फटाफट? वाई का मतलब रियल इनकम। पी का मतलब प्राइस लेवल। वाई का मतलब रियल इनकम, पी का मतलब प्राइस लेवल, और के का मतलब आप अपनी कमाई का कितना पैसा हाथ में रखना चाहते हो। मान लो एग्जांपल दिया था मैंने, अगर मान लो तुम्हारा रियल इनकम लास्ट ईयर का इनकम है 1 लाख, इस साल दाम बढ़ गया 10%, तो इस साल का इनकम कितना हो गया? 1,10,000। उसमें से आप 20% अपने हाथ में कैश रखना चाहते हो, तो मतलब आप अपने हाथ में कैश कितना रखना चाहते हो? 22,000। दैट इज डिमांड फॉर मनी, दैट इज नोन एज डिमांड फॉर मनी। ये पढ़ा था कि नहीं मैंने? मेरे को बताओ, मनी का डिमांड कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? 3 चीजों पर। नाम बताओ कौन कौन सा? अरे इतना धीरे बोलने से सुनाई दिया। क्या क्या 3 चीज? प्राइस लेवल, इन रियल इनकम, और के का मतलब आप अपनी नॉमिनल इनकम का कितना % पैसा अपने हाथ में रखना चाहते हो। आप अपनी नॉमिनल इनकम का कितना % पैसा अपने हाथ में रखना चाहते हो। ये सिर्फ क्या चीज का बात किया था? ये ट्रांजैक्शन अप्रोच पर फोकस किया, और कोई अप्रोच पर फोकस नहीं किया। तीसरा आता है केन्स। फिर से बोलो क्या चीज? केन्स। मेरे को बताओ, आवाज नहीं आ रहा है। तीसरा क्या चीज आता है? केन्स। चलिए
केन्स का थ्योरी क्या था? केन्स बोलता है पैसा जो है, हाथ में लिक्विड पैसा, मनी जो है वो तीन पर्पस के लिए चाहिए। नाम बताओ कौन कौन सा तीन पर्पस, नाम बताओ एनर्जेटिकली। केन्स बोला पैसे साधारण तौर पर तीन पर्पस के लिए चाहिए। कौन कौन सा तीन पर्पस के लिए, नाम बताओ ना। ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। फिर से बोलो कौन कौन सा मोटिव? ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब सामान, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने और यूज करने के लिए चाहिए। अब ये कंसेप्ट बोलता है कि पैसे जो है, डिमांड फॉर मनी, मनी आपको सबसे पहला काम है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए चाहिए। तो यहां पर बोलता है डिमांड फॉर मनी क्या है? केवाई। फिर से बोलो क्या है? केवाई। अब ये केवाई में के का मतलब तो ऑलमोस्ट वही है जो एमपीसी का मतलब हुआ करता है। वाई का मतलब इस डेफिनेशन में, इस फॉर्मूला में नॉमिनल इनकम है। वाई का मतलब तुम्हारी नॉमिनल इनकम है। वाई का मतलब क्या है? नॉमिनल इनकम। अच्छा, पिछले वाले क्लासिकल अप्रोच में, सॉरी नियो क्लासिकल में वाई का मतलब क्या था? रियल इनकम। और पीवाई का मतलब क्या था? नॉमिनल इनकम। इसमें वाई का मतलब ही क्या है? नॉमिनल इनकम। कि मैं जितना कमाता हूं उसका कितना परसेंट पैसा मैं खर्च करता हूं। के का मतलब क्या है? वाई का मतलब मैं कितना कमाता हूं और के का मतलब मैं कितना खर्च करता हूं। मान लो मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं तो वाई का हो गया 1 लाख। मेरी आदत है उसका 80% पैसा खर्चा करने की, तो 80%। तो मेरे को 80,000 रुपया खर्च करना है, तो उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए 80,000 रुपया। ऑब्वियस बात है, ये सब थ्योरीज दी गई थी 100 वर्ष पहले। आज के जमाने में बैंकिंग नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हो गया, तो ऑब्वियसली आज के जमाने में वो डिमांड फॉर मनी जो इसमें दिया हुआ है वो अप्लाई नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। ऑब्वियस बात है, इतना तो समझ में आता है ना तुमको। उस जमाने में सारे ट्रांजैक्शंस किसमें हुआ करते थे? कैश। बैंकिंग नेटवर्क था पर बहुत रेयर टाइप का था, मतलब बहुत कम यूज किया जाता था, क्योंकि बैंक्स में काम करना थोड़ा मुश्किल होता था। जहां पर कैश डील नहीं कर सकते वहीं पर लोग बैंक से डील करते थे। मोटा कैश या लंबा ट्रांजैक्शन है तब जाकर बैंक से करते, नहीं छोटा मोटा तो कैश में डील होता था। तो ये बोलता है कि अगर मान लो मेरी इनकम है 1 लाख रुपए और मेरी आदत है मैं 80% खर्च करता हूं, तो 1 लाख रुपए का 80% मेरे को अपने हाथ में रखना पड़ेगा खर्चा करने के लिए। अब यहां पर ये इसका मतलब ये डिमांड फॉर मनी क्या चीज पर डिपेंड करता है? इनकम पर और तुम्हारी हैबिट पर। ये 80% क्या है? बेसिकली एमपीसी के जैसा भाई बंधु है। डोंट से एमपीसी है। हो सकता है आप अमीर आदमी है, कम खर्चा करते हैं। हो सकता है आप अमीर आदमी है, ज्यादा खर्चा करते हैं। हो सकता है आप गरीब आदमी है, ज्यादा खर्चा करते हैं। हो सकता है आप गरीब आदमी है, हम कम खर्चा करते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन के पर्सन। आपके पास पैसा है पर हो सकता है बहुत खर्चा करते हो सकता है बहुत कम खर्चा करते हो। तो के जो है ना वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। के जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? और ऑब्वियसली इनकम जो है वो भी पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। तो हर आदमी के लिए डिमांड फॉर मनी अलग अलग होगा। पर पहले बताओ मेरे को ये समझ में आया कि नहीं? ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है बताओ ना यार? केवाई। फिर से बोलो, ट्रांजैक्शन मोटिव के हिसाब से फॉर्मूला क्या है? केवाई। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? नहीं समझ में आया? डोंट यू थिंक दैट यहां पर डिमांड फॉर मनी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पे जो डिपेंड करती है। आप खर्चीले हैं कि आप कंजूस हैं, आप स्पेंडर है कि आप सेवर हैं, उसके ऊपर भी तो डिपेंड करती है ना। तो ये होता है ट्रांजैक्शन मोटिव केन्स के अनुसार। कौन सा मोटिव? ट्रांजैक्शन मोटिव। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? तो यहां पर एलआर का मतलब है ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड। एलआर का मतलब ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड, मैं लिखवा दूंगा। दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। फिर से बोलो क्या? प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी का मतलब कि आप अपने हाथ में प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए, अनसर्टेनिटी पर प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए कितना पैसा होल्ड करते हो, उसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। ये डिपेंड करता है आपके ह्यूमन बिहेवियर पर। ये कंप्लीटली ह्यूमन बिहेवियर पर, एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल फैक्टर्स पर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर, आपकी साइकोलॉजी पर। मतलब अगर मान लो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, आपका बैंकिंग सिस्टम से विश्वास कम हो गया है, तो आप क्या करोगे? कैश ज्यादा रखोगे। और अगर आपको लगता है कि यार बैंक कहीं पर पैसा जाने वाला नहीं है, तो आप पैसा बैंक में ज्यादा रखोगे।
तो प्रिकॉशनरी मोटिव की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर आप ऑप्टिमिस्ट है तो आपको जैसा लगता है, ये बता चुका हूं मैं, ऑप्टिमिस्ट है तो आपको लगता है अरे यार सब कुछ सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरे को सब चलता रहेगा, सब अच्छा ही चलता रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो मेरे को अपने हाथ में इमरजेंसी केसेस के लिए कैश ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नहीं रखूंगा मैं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। पर अगर कोई पेसिमिस्टिक आदमी, अरे बाप रे पेट में दर्द हो रहा है, लग रहा है मेरे को आज हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, चलो पैसा निकाल कर रख लो बैंक से, नहीं समझ में आया? बोलो। तो पेसिमिस्टिक आदमी अपने हाथ में कैश थोड़ा सा ज्यादा रखेगा, ऑप्टिमिस्टिक आदमी अपने हाथ में कैश थोड़ा सा कम रखेगा। स्टेबल इकोनॉमी होगा, क्या चीज बोला सर आपने? स्टेबल इकोनॉमी होगा तो कैश कम रखोगे, अनस्टेबल होगा तो कैश ज्यादा रखोगे। इसके अलावा प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, क्या चीज बोला सर आपने? प्रिवेलिंग इकोनॉमिक। अगर मान लो एक्सपेंशन होता है इकोनॉमी में, अगर मान लो तेजी चल रही है, तो आप वहां पर आपकी सोच होती है कि भैया फ्यूचर में यार कमाई बढ़ जाएगी, टेंशन नहीं है, चलो खर्चा कर दो, टेंशन की बात नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे रियल एस्टेट का बूम आ गया इंडिया में, हर 10वां मकान देखो अरे साला ये टूट के नया बन रहा है, नहीं देख रहे हो क्या? जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस नुक्कड़ पर देखोगे अरे ये मकान टूट रहा है, ये मकान टूट रहा है, ये मकान टूट रहा है, ये मकान टूट रहा है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है। इकोनॉमी क्या हो रही है? एक्सपैंड। नहीं समझ रहे? स्टॉक मार्केट बूम पर जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि भविष्य में पैसा और आएगा, तो खाओ, कंजम्पशन करो, इन्वेस्टमेंट मतलब बिल्डिंग विल्डिंग में खर्चा करो, कोई टेंशन की बात नहीं है, घूमो फिरो। योलो जनरेशन हो गई, यू ओनली लिव वंस। बोलते हैं जिंदगी सिर्फ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जितना पैसा है सब यहीं खर्च करके उड़ा दो, खत्म है, कुछ नहीं। तो ये क्या है? ये तरह की सोच है। तो अब ये इकोनॉमिक कंडीशन पर भी, देश की अर्थव्यवस्था पर भी डिपेंड कर रही है ना ये। तो अगर यहां पर मेरे को बताओ, अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए डिमांड आपकी कम होगी। इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक साथ में पढ़ने की बात हो रही है, प्रिकॉशनरी मोटिव की बात हो रही है। क्या चीज की? प्रिकॉशनरी। आपको शायद याद होगा कोविड के टाइम पर लोग क्या कर लिए थे कि अचानक से कोविड का लॉकडाउन हो गया अगर और ज्यादा, तो यार बैंक वैंक बंद हो जाएगी, हम लोग को हाथ में कैश मुश्किल हो जाएगा, कैश वैश रख लिए थे अपने हाथों में। समझ रहे हो? अगर कोविड मान लो 10 साल पहले आता तो हम लोग का देश का तो हालत भयंकर खराब हो जाता। समझ रहे हो? वो तो इंटरनेट था, वो तो सस्ता इंटरनेट था, वो तो सबके बैंक अकाउंट थे, तब जाकर हम लोग बिना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, परंतु अगर 10 साल पहले अगर कोविड आता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग इतना डेवलप नहीं हुआ था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? तो सर दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रिकॉशनरी मोटिव। पहले आप लोग ये बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं? तीसरा होता है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ये गजब कंसेप्ट है भाई, भयंकर कंसेप्ट। ये बोलता है स्पेकुलेटिव डिमांड जो होती है वो इनवर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट होती है। फिर से बोलो क्या चीज? इनवर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। फिर से बोलो क्या चीज? इनवर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम अपने हाथ में पैसा कम रखेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम अपने हाथ में कैश ज्यादा रखेंगे, स्पेकुलेशन के लिए कैश ज्यादा रखेंगे। नहीं समझ में आया? आई शुड नॉट से इंटरेस्ट रेट, आई शुड से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कहीं पर भी हम पैसा लगाएंगे तो उससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होता है। नहीं समझ में आया? अगर मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट 2-3%, ये बता चुका हूं मैं, अगर 2-3% चल रहा है तो मैं बोलूंगा यार अपने हाथ में कैश ही रखो, 2-3% तो कहीं पर स्पेकुलेशन करके हम ऐसे ही कमा लेंगे। आपको बात समझ में आ रहा है? तो लोग अपने हाथ में कैश ज्यादा रखते हैं, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज्यादा होती है। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज्यादा होती है और लोग स्पेकुलेशन भी ज्यादा करते हैं। स्टॉक मार्केट इसलिए बढ़ता है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो स्टॉक मार्केट इसलिए बढ़ता है। लोग बोलते हैं यार 2-3-4% मिल रहा है, क्या माथा लगाना है, उतना तो पैसा हम स्टॉक मार्केट में कमा लेंगे, एक दिन में ही 2-3% कमा लेंगे। आप समझ रहे हैं? पीएसयू का शेयर खरीद लेंगे, एक दिन में 10% बढ़ जाएगा, छोड़ो ना, साल भर में जितना कमाएगा तो एक दिन में कमा के छोड़ देंगे।
तो लोग स्पेकुलेशन ज्यादा करते हैं। बात समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? प्लीज सुनिए। तो अगर इंटरेस्ट रेट मान लो 20% है, तो आप बोलेंगे यार इतना पैसा 20% तो यार इंटरेस्ट रेट में ही हो गया, और हम थोड़ी ना 20% कमा पाएंगे, तो छोड़ो यार बैंक में पड़ा रहने दो, हम उतना पैसा अपने हाथ में नहीं रखें। इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव डिमांड। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? अब यहां पर जो मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो, हेलो, यहां पर जो बॉन्ड मार्केट का है उसका स्टडी आप एक चीज समझिएगा जरा। बॉन्ड के जो प्राइसेस होते हैं, बॉन्ड या डिबेंचर, फिर से बोलो बॉन्ड या डिबेंचर, दे वेरी इनवर्सली विथ इंटरेस्ट रेट। बहुत मजेदार चीज है। बॉन्ड मान लो गवर्नमेंट का बॉन्ड है, क्या चीज का? गवर्नमेंट का बॉन्ड है। या फिर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक डिबेंचर इशू किया है, वो है। ओएनजीसी का डिबेंचर इशू किया है, वो मान लो मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो उसका जो दाम है ना, वो इंटरेस्ट रेट के अपोजिट में, मतलब मान लो गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल है, क्या है? गवर्नमेंट का ट्रेजरी, उसका प्राइस और इंटरेस्ट रेट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइसेस कम होगा। ऐसा क्यों होता है? व्हाई डज इट हैपन? व्हाई डज इट हैपन? आई गो बैक टू द अकाउंट्स क्लास। आई गो बैक टू द अकाउंट्स क्लास। अकाउंट्स क्लास में मैं तुम लोग को बताता हूं, डिबेंचर प्रेफरेंस इक्विटी पढ़ाता हूं ना। मैं क्या बोलता हूं, डिबेंचर पर आप क्या देते हैं? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 रुपए, 100 करोड़ अगर मैंने डिबेंचर से लिया, 9% अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो 9% देते जाएंगे उसको, 9 करोड़ रुपए देते जाएंगे, और ज्यादा नहीं देंगे। नहीं समझे? अब जरा ध्यान से आराम से समझना जरा इस चीज को। मैंने आपको क्या बोला? बॉन्ड का प्राइसेस मतलब डिबेंचर का प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। बॉन्ड मार्केट, कौन सा मार्केट? बॉन्ड मार्केट का प्राइसेस, बॉन्ड का प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करते हैं? मेरी बात समझो जरा। मान लो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का, मान लो मैंने ओएनजीसी का एक बॉन्ड खरीदा है, मान लो मैंने भारत सरकार का एक बॉन्ड खरीदा है, उसने मैंने उसको 100 करोड़ रुपए दिया है, और उसने मेरे को प्रॉमिस किया हर साल मेरे को 10% देगा। कितना परसेंट देगा? 10%। मैंने उसको कितना दिया है? अरे आवाज नहीं आ रहा। मैंने उसको कितना दिया है भाई? 10 रुपये, 100 रुपये, और मेरे को इंटरेस्ट कितना रुपया मिलेगा? 10। बढ़िया बात है। मतलब आई एम गेटिंग 10%। आई एम गेटिंग कितना परसेंट भाई? 10%। अब मान लो ये बॉन्ड मैंने खरीद लिया, अब ये बॉन्ड जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा दिया, बॉन्ड मार्केट में लिस्टिंग हो गया। बढ़िया बात है, ठीक है। ये रिलायंस का बॉन्ड है, रिलायंस ने मेरे को प्रॉमिस किया 10 रुपए देगा, लिव इट। अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते 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 5% हो गई। कितनी हो गई? 5%। मतलब मैं लग रहा है कि अगर हम कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो 5% मिलेगा। ये रिलायंस वाला आदमी 10 रुपए दे रहा है, रिलायंस का जो बॉन्ड है मेरे को हर साल 10 रुपए दे रहा है, पर इसको हम दिया कितना में था? 100 रुपए दिया था, मेरे को हर साल कितना दे रहा है? 10। तो अगर हम ये खरीद लेंगे तो फायदा होगा ना। 100 में खरीदेंगे तो 10 रुपया मिलेगा मेरे को साल का, इस साल 10% मिलेगा। खरीदो खरीदो खरीदो। तो ये बात जब एक आदमी को दिखता है तो सबको दिखता है ना। ये तो नहीं समझ में आया? तो 100 का दाम धीरे धीरे डिमांड बढ़ते जाता है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है वैसे वैसे इसका डिमांड बढ़ते जाता है, क्योंकि अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट फिक्स है। मेरी बात समझो जरा, इंटरेस्ट अमाउंट फिक्स्ड है। नहीं समझ आया? अरे इंटरेस्ट अमाउंट क्या है? फिक्स्ड है। फिर से बोले, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो वैल्यू बढ़ेगा। अरे मैथ समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट अमाउंट पी परपेचुइटी, यहां पर इंटरेस्ट अमाउंट 10 रुपया फिक्स है। अरे अरिथमेटिक समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? कितना रुपया मैं खरीदने को तैयार हूं? 100 रुपया में मिल रहा मार्केट, लाओ 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 लाओ। डिमांड बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ने से प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ते जाएगा 100 से 110, 120, 130, 40, 50, 60, 180, 190,
200 रुपए में भी खरीद लेंगे, अरे टेंशन नहीं है रे, 200 रुपए में खरीदेंगे, साल का 10% 10 रुपए मिलेगा, 5% मिल रहा है, कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो भी 5% मिलता है, चल इसको 200 में खरीद। नहीं समझ में आया? तो उसका मार्केट प्राइस भाग कर कितना बन गया? 200। अरे मार्केट प्राइस भाग कर कितना बन गया? 200। पर इंटरेस्ट अमाउंट कितना मिल रहा है? 10। इंटरेस्ट अमाउंट बोल रहा हूं मैं, इंटरेस्ट अमाउंट बोल रहा हूं मैं। मेरे को रिटर्न कितना मिल रहा है? 200 रुपए लगाकर 10 रुपए मिल रहा है, मतलब साल का सिर्फ कितना परसेंट मिल रहा है? 5%। इसको बोलते हैं यील्ड। ये यील्ड है, यील्ड। अगर ये पहले 10 था, अब घटकर 5 हो गया, ये आधा हो गया, तो वैल्यू 2 गुना हो गया ना यार, मैथ समझो ना। अगर डिनोमिनेटर आधा हो गया तो वैल्यू अपने आप ही, मैथ नहीं समझे, वैल्यू क्या हो गया भाई? आधा हो गया। तो इंटरेस्ट रेट अगर आधा हो गया तो वैल्यूएशन डबल हो जाएगा ना। अरे रेसिप्रोकल होता है, ये क्या होता है? रेसिप्रोकल। समझ में नहीं आया? मेरे को लग रहा नहीं आया। अरे नहीं आया, मेरे को लग रहा नहीं आया बेबी। एम आई वेरी वेरी क्लियर इन दिस? नहीं समझ में आया? फिर से बोले क्या? शुड आई रिपीट दिस? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंपल कंसेप्ट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट देखो यहां पर 10% था ना, इंटरेस्ट रेट गिरा तो बॉन्ड का प्राइस क्या हुआ? बढ़ा ना। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? बोलो ना। ये हुआ था 2022-23। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, कौन सा? 2022-23। असल में 24 फरवरी 2022 से, कौन सा डेट? 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन और रशिया का वॉर चालू हो गया था। किसका किसका? रशिया और यूक्रेन का। वर्षों से चल रहा है वो वॉर, 2 बरस हो गए, फिर भी युद्ध चालू है। खत्म कब होगा पता नहीं है, मे बी 10 साल चले। यूक्रेन पूरा तबाह हो जाए प्रोबेबली तब तक चले, यूक्रेन पूरा कैप्चर कर ले तब तक चले। डोंट नो हाउ मच, हाउ लॉन्ग इट विल गो। समझ रहे हो ना? आजकल वॉर जो है वो लंबी चलती है। इजराइल और हैमस का वॉर चल रहा है, वो भी लंबा चल रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो उसको, उसके चलते क्या हुआ? रशिया ने पेट्रोल, यूरोप ने मना कर दिया कि हम तुम्हारा पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम तुमको पैसे देंगे और तुम उससे यूक्रेन के अंदर में निर्दोष लोगों को मारोगे, इसलिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे। तो रशिया से पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया। तो रशिया से पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया, रशिया का सप्लाई कम हो गया। सप्लाई कम होने से प्राइस क्या होता है? बढ़ जाता है। महंगाई आ गई भयंकर। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए विश्व की सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अरे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए विश्व की सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया? इंटरेस्ट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होता है? प्राइस कंट्रोल आता है ना। इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो प्राइस कंट्रोल आया, साथ में बॉन्ड का प्राइस भी कंट्रोल आया, कम हो गया। तो जो लोगों ने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था वो लोग को भी नुकसान होना चालू हो गया। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? हेलो, नहीं आया लग रहा है? ये नॉर्मली सिचुएशन होता है। मेरे को लग रहा है ये क्लियर है पूरा का पूरा। दैट इज द रीजन व्हाई इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइसेस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अब मैं आपको बता देता हूं, अभी मान लो फरवरी 2024, फरवरी 2024, आज के दिन इंटरेस्ट रेट पीक पर है, आज के दिन इंटरेस्ट रेट्स टॉप पर है। अब इस सेशन में, मतलब इस साइकिल में इंटरेस्ट रेट और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होने चालू हो गया। तो अब जितनी विश्व की सरकारें हैं, विश्व की सेंट्रल बैंक्स हैं, चाहे वो यूएस की फेडरल रिजर्व हो, चाहे इंडिया की आरबीआई हो, सब लोग इंटरेस्ट रेट को घटाएगी। तो अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड प्राइसेस क्या होगा? बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेगा। अगर आज के दिन तुम अगर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीदते हो, तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 ईयर यू विल अर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न, से भी 12-13%, 15%, 20% तक जनरेट कर सकते हो।
अगर आज के दिन सर हम बॉन्ड मार्केट में कैसे, हमको समझ में नहीं आएगा, तो तुम ये कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो जो वो वहां पर यहां पर इन्वेस्ट करते हैं। नहीं समझ रहे? लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट कर दो जो वो लोग बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग 15-20% रिटर्न देंगे। तो सर बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तुमको क्या लग रहा है? ये जब तुमको पता है तो वर्ल्ड मार्केट को भी पता है ये चीज, वो लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं, ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुका है, तो जिसको रिटर्न कमाना था वो ऑलरेडी कमा चुका है। अभी भी रिटर्न मिलेगा पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। सर स्टॉक मार्केट भी इसीलिए अंधाधुंध चलते जा रहे हैं, एक तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग दैट ऑल द सेंट्रल बैंक्स विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। तो व्हेन द इंटरेस्ट रेट विल रिड्यूस, एवरीवन इनकम विल गो अप। आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा, आपका बर्डन कम हो जाएगा। जिन लोगों ने लोन लिया वो लोग का बर्डन थोड़ा सा कम होगा। तो अगर बर्डन कम होगा तो क्या होगा, सोचकर बताओ ना, व्हाट विल हैपन? बोलो ना क्या होगा। अरे बर्डन कम होने से क्या होगा, बोलते नहीं हो तुम लोग। हमारे पास पैसा ज्यादा बचेगा तो हम खर्चा ज्यादा करेंगे, तो हर चीज की डिमांड बढ़ेगी, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी ना। अरे बोलो ना, वो अलग मुद्दा है। बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, ये भी इसका एक फीचर हो सकता है। पर ये एक्चुअली में केन्स थ्योरी से थोड़ा सा अलग पहुंच गए हम लोग। स्पेकुलेटिव डिमांड समझ में आया कि नहीं? लिख लो इस चीज को जरा, आप जल्दी जल्दी लिख लो। केन्स थ्योरी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, फिर से बोलो, केन्स थ्योरी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। नंबर 1 लिखे, केन्स के हिसाब से तीन पर्पस के लिए मनी चाहिए। केन्स के हिसाब से तीन पर्पस के लिए मनी चाहिए। नंबर 1, ट्रांजैक्शन मोटिव। क्या लिखा? ट्रांजैक्शन मोटिव। अरे फिर से बोलो, क्या बोला? ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव, तीनों लिख लो। ये केन्स ने थ्योरी दिया था 1936 में, लिख लो। केन्स ने थ्योरी कब दिया था? 1936 में, लिख लो। अब आइए, नंबर 1 ट्रांजैक्शन, नंबर 2 प्रिकॉशनरी, नंबर 3 स्पेकुलेटिव। लिखिए, नंबर 1 ट्रांजैक्शन मोटिव। केन्स बोला demand for money, transaction demand for money depends upon number 1 income, depends upon number 1 income, और नंबर 2 बिहेवियर, स्पेंडिंग बिहेवियर इज इक्वल टू के। स्पेंडिंग बिहेवियर इज इक्वल टू के। आप अपनी कमाई का कितना % पैसा स्पेंड करना चाहते हैं? आप अपनी कमाई का कितना % पैसा स्पेंड करना चाहते हैं?
आप अपनी कमाई का कितना % पैसा स्पेंड करना चाहते हैं? हेलो भाई साहब, लिख लो। कंजूस कम पैसा खर्चा करेगा, खर्चीला ज्यादा। कंजूस कम पैसा खर्चा करेगा, के कम होगा। कंजूस कम पैसा खर्चा करेगा, कंजूस कम पैसा खर्चा करेगा, के कम होगा। और खर्चीला आदमी ज्यादा। लिखो, ट्रांजैक्शन डिमांड इज इक्वल टू के वाई। ट्रांजैक्शन डिमांड इज इक्वल टू के वाई। अच्छा, तुमने क्या लिखा ट्रांजैक्शन डिमांड में? क्या लिखा? डिमांड फॉर मनी क्या चीज पर डिपेंड करता है? इनकम और स्पेंडिंग बिहेवियर। इनकम, सुनो ना, इनकम जो है ना वो करंट इनकम है। वो क्या है? करंट। बाद में एक थ्योरी आएगा 2 पेज पलटकर, फ्रेडमैन थ्योरी। वो बोला करंट इनकम नहीं, फ्यूचर इनकम पर डिपेंड करता है। तो तुमने इनकम लिखा ना, उसको ठीक उसको में लिखो करंट इनकम पर। अरे क्या लिखा था तुमने? अरे मैं सेंटेंस ठीक कराऊं क्या? ट्रांजैक्शन, केन्स बोला ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन करंट इनकम। बगल में लिख लो, केन्स बोला करंट इनकम पर डिपेंड करता है, फ्रेडमैन बोला फ्यूचर इनकम पर डिपेंड करता है। केन्स बोला करंट इनकम पर, फ्रेडमैन का स्पेलिंग लिख लो, भूंजा हुआ आदमी। लिख लो तला हुआ आदमी, फ्राइड मैन। फ्रेडमैन बोलते हैं, फ्राइड मैन नहीं। अरे भूंजा हुआ, भूंजा नहीं बोलते हैं, तला हुआ आदमी। फ्राइड मैन बोला फ्यूचर इनकम पर डिपेंड करता है। आया समझ में? मैं फिर से लिखूं? मेरे को लग रहा है मैं फिर से लिखूं। 100% समझ में आ गया? भूंजा तला हुआ आदमी क्या बोलेगा? फ्यूचर इनकम पर। फ्रेडमैन 6ठा नंबर है, नहीं 5वां नंबर है। तुम लोग जो बोला वो समझ में आया कि नहीं? मेरे को लग रहा बाउंसर चला गया। अच्छा, तुम लोग ये बताओ समझ में आया कि नहीं? बताओ ट्रांजैक्शन डिमांड क्या होता है? जल्दी ये बताओ ना। केवाई। फिर से बोलो, ट्रांजैक्शन डिमांड क्या होता है? केवाई। लिख लो, ट्रांजैक्शन डिमांड इक्वल टू केवाई। लिख लिया? लिख लो। यहां पर इसमें वाई नॉमिनल इनकम है, और नियो क्लासिकल में वाई का मतलब, लिख लो, केन्स में वाई का मतलब नॉमिनल इनकम है, और नियो क्लासिकल में सेल्फ रोटेशन। केन्स में वाई का मतलब नॉमिनल इनकम है। आप लिखेंगे नहीं, लग रहा है नाराजगी है। केन्स में वाई का मतलब नॉमिनल इनकम है, और नियो क्लासिकल में क्या? पीवाई का मतलब नॉमिनल इनकम था। पीवाई का मतलब नॉमिनल इनकम था। अरे क्लियर है कि नहीं? तुम लोग मेरे को बताइए, समझ में आया ना ट्रांजैक्शन मोटिव? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई। क्या लिखवा है मैंने? बता दो ना एक बार फिर से। डिमांड फॉर मनी क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है? बताओ ना। इनकम पर और के पर। के क्या है? बिहेवियर की तरह है। के क्या है? एक बिहेवियर की तरह। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन मोटिव। दिखाओ एक बार। केन्स में वाई का मतलब क्या है? नॉमिनल इनकम। नियो क्लासिकल में वाई का मतलब क्या था? रियल इनकम। वहां पर पीवाई का मतलब नॉमिनल इनकम था। चलिए, अच्छा, वहां पर आपको शायद याद होगा, वहां पर के का मतलब क्या था? ऑलमोस्ट सेम चीज है। के का मतलब लिख लो। के का मतलब दोनों जगह पर ऑलमोस्ट सेम था।
के का मतलब दोनों जगह पर ऑलमोस्ट नियो क्लासिकल और केन्स में सिमिलर है। के का मतलब नियो क्लासिकल और केन्स में सेम है। इसको मैं हटा रहा हूं प्लीज। नेक्स्ट, अब है प्रिकॉशनरी मोटिव। नेक्स्ट, अब दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव। मैंने पढ़ा दिया था ना, क्या बोला प्रिकॉशनरी मोटिव? देखो, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए लोग कितना पैसा अपने हाथ में रखते हैं? प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए लोग कितना पैसा अपने हाथ में, लोग कितना मनी अपने हाथ में रखते हैं? ये पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है। पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ इनकम, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, बिहेवियर ऑफ पर्सन। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन और तीसरा बिहेवियर। स्क्रीन पर नहीं देखते हो तुम लोग, क्या है ये समझिए। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आपको उसी हिसाब से अपने हाथ में कैश रखना पड़ेगा प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, क्योंकि आपके खर्चे भी उसी हिसाब से ज्यादा होंगे। इनकम कम होगी तो उसी हिसाब से आपको खर्चा भी, कैश भी अपने हाथ में कम रखना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? वैसे ही अगर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल होगी तो आपको हाथ में कैश कम रखना पड़ेगा, अगर गड़बड़ होगी तो कैश ज्यादा रखना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल कंडीशन के साथ साथ में इकोनॉमिक कंडीशन भी। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब जैसे बूम चल रहा है तो कैश ज्यादा रखना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हो? लिख लो, साइज ऑफ इनकम, इनकम बढ़ेगा तो कैश ज्यादा रखो, क्योंकि खर्चे भी ज्यादा हैं। इनकम बढ़ेगा तो कैश ज्यादा रखेगा क्योंकि खर्चे भी ज्यादा होंगे। इनकम ज्यादा है तो खर्चे भी ज्यादा होंगे, तो क्या करना पड़ेगा? कैश भी ज्यादा रखो। अच्छा लिखो दूसरा, अगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल होगा तो कैश कम रखो, अगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल होगा तो कैश, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए कैश कम रखो, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मनी कम रखो। और अगर खराब होगा, अगर, अरे यार तुम लोग बीच बीच में क्यों परेशान कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, उल्टा पुल्टा बीच में बोल रहे हो। मैंने बोला अगर स्टेबल होगा
तो क्या होगा? कैश कम रखोगे, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए कैश कम रखोगे, हम ये बोल रहे हैं। अरे प्रिकॉशनरी मोटिव का बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव नहीं। लिखो, अगर ये कंडीशन खराब होगा तो रिस्क, अगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन खराब होगा तो लोग अपने हाथ में कैश ज्यादा रखेंगे, लोग अपने हाथ में कैश ज्यादा रखेंगे। और तीसरा बिहेवियर। भाई साहब बिहेवियर जो है ना, ये आपकी सोच है। फिर से बोलो, बिहेवियर क्या है? आपकी सोच। मैंने कहा बिहेवियर क्या? आपकी सोच। समझ में नहीं आया? अरे फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा। बिहेवियर क्या है? आपकी सोच। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? यस और नो तो बोलना होगा। आई कैनॉट हियर यू बोलना पड़ेगा। अगर आप ऑप्टिमिस्ट है तो आप प्रिकॉशन के लिए कैश कम करोगे। अगर आप पेसिमिस्ट है, नेगेटिव सोचने वाले, तो आप प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए कैश ज्यादा रखोगे। लिख लो, बिहेवियर ऑफ पर्सन में एक ऑप्टिमिस्ट पर्सन जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, तो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए कैश कम रखेगा। एक पेसिमिस्ट पर्सन क्या करेगा? बोलो, कैश ज्यादा रखेगा क्योंकि उसको डर ज्यादा लगता है। चले, हेलो, समझ गए? स्पेकुलेटिव डिमांड ये क्या है? स्पेकुलेटिव डिमांड का मतलब लिख लो, तीसरा स्पेकुलेटिव डिमांड, स्पेकुलेटिव मोटिव मतलब अपने हाथ में अगर कैश रखेंगे तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिला तो उसको यूज कर पाएंगे। लिख लो, अगर अपने हाथ में कैश रखेंगे तो कोई अपॉर्चुनिटी मिला तो उसको यूज कर पाएंगे। नहीं समझ आया? अब ये जो चीज है स्पेकुलेशन मोटिव के लिए डिमांड जो है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक इंटरेस्ट रेट और एक कैपिटल गेन। फिर से बोलो, इंटरेस्ट रेट और कैपिटल। अरे फिर से बोलो, क्या चीज पर? इंटरेस्ट रेट और कैपिटल गेन। ये दोनों मिलते जुलते से कैपिटल गेन। एक तो इंटरेस्ट रेट और एक इसका बॉन्ड का प्राइसेस कितना ऊपर नीचे होता है। तुमको मैंने बताया बॉन्ड का प्राइसेस क्या होता है। मान लो मैंने 100 रुपए में रिलायंस का बॉन्ड खरीद लिया, उस पर मेरे को 10 रुपए इंटरेस्ट मिलता है। उस पर कितना मिलता है? 10। अब मान लो बाजार में इंटरेस्ट रेट 5% हो गया, इंटरेस्ट रेट 5% हो गया, तो क्या होगा? अरे 5% हो गया, कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे तो 5 रुपए मिलेगा। एक काम करो, ये 100 रुपए मिल रहा है, खरीदो 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 खरीदो। सबको ही खरीदना चालू कर देंगे तो जैसे जैसे सबको ही रिलायंस का बॉन्ड खरीदते जाएंगे तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। अरे डिमांड बढ़ जाएगा तो उसका प्राइस भी आसमान छूने लगेगा। नहीं समझ में आया? तो आसमान छूते 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 वो डबल हो जाएगा। अब समझे हम क्या बोले? मैंने आपको बोला V इक्वल टू P बाई आई। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वैल्यूएशन कम होगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा तो वैल्यूएशन बढ़ेगा। P का मतलब इंटरेस्ट रेट है, P का मतलब इंटरेस्ट अमाउंट है, P का मतलब इंटरेस्ट अमाउंट है, हर साल कितना मिलता है। तो यहां पर बोल रहा है डिमांड फॉर मनी जो है ना, वो इंटरेस्ट रेट पर भी डिपेंड करता है और इनके हिसाब से कैपिटल गेन पर भी डिपेंड करता है। कैपिटल गेन कैसे आता है वो एक्सप्लेन किया नीचे में। अंडरस्टैंडिंग दिस?
नहीं समझ में आया। इसीलिए क्या होता है, तुमको भी मैंने बताया, अभी फरवरी 2024 में अगर बोला जाए तो इंटरेस्ट रेट टॉप पर है, तो बॉन्ड प्राइसेस क्या है, एकदम बॉटम पर है। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, बॉन्ड प्राइसेस बहुत सस्ते में मिल रहा है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा ये बॉन्ड प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ेगा। अरे हाँ या ना? तो अभी मौका है बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, अभी मौका है बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, और वो सुपर प्रॉफिट कमा कर देगा। अगर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है वो एंटीसिपेशन में, परंतु मिलेगा, एफडी से तो ज्यादा ही मिलेगा, एक्सपेक्टेड है, रिस्क है। पर म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये होता है मार्केट रिस्क। डिबेंचर मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर भी बॉन्ड प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें फायदा नुकसान। आपने मान लो सोचा कि खरीदेंगे हम लोग, अभी 100 रुपया चल रहा है, हम लोग खरीदेंगे, परंतु वो मान लो 80 हो गया, तो क्या पता, कोई जरूरी नहीं है, 20% उसमें नुकसान हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है इंटरेस्ट रेट और कैपिटल गेन। क्या चीज पर? इंटरेस्ट रेट और कैपिटल गेन पर। लिख लो फटाफट। स्पेकुलेटेड डिमांड, कुछ लिखे हो गया अभी तक? नहीं लिखो। स्पेकुलेटेड डिमांड क्या लिखा इसमें? अगर हाथ में कैश रखेंगे तो क्या स्पेकुलेटिव का मौका मिलेगा। लिखो, बोलो, नहीं समझे? लिखो, जैसे जैसे इंटरेस्ट, लिखो, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, वैसे वैसे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगा। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगा। क्या लिखा? स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम। समझ में नहीं आया? क्योंकि लोग सोचेंगे कि भाई इन्वेस्ट ही पड़ा रहने दो। लिखो, एग्जांपल लिख सकते, लोग सोचेंगे इन्वेस्टमेंट ही पड़ा रहने दो, स्पेकुलेशन करके इतना ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। इसको हटा रहा हूं मैं, बोलो। क्या लिखा? क्योंकि इतना स्पेकुलेशन, इतना ज्यादा पैसा स्पेकुलेशन करके नहीं कमा पाएंगे। नहीं आया समझ में? बोलो। चलिए, कैन आई प्रोसीड एंड रिमूव दिस? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंपल कंसेप्ट। आई डू बिलीव दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुली क्लियर नाउ। अब यहां पर एक अलग चीज दिया है, यहां पर जो कंसेप्ट दिया है वो अलग चीज दिया है। ये बोलता है किसी भी बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर दो तरह का चीज मिलता है, एक मिलता है इंटरेस्ट अमाउंट और एक मिलता है कैपिटल गेन, एप्रिसिएशन। मान लो अगर मैंने 100 रुपए में बॉन्ड खरीदा, एक तो मिलता है मेरे को हर साल 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, और जब कुछ साल के बाद उस बॉन्ड को बेचूंगा बाजार में तो फायदा है नुकसान होगा। हेलो, मैंने कहा एक तो मैं 100 रुपए में अगर रिलायंस का बॉन्ड खरीद लिया तो मेरे को हर साल 10 रुपए करके इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरा जब मैं 5 साल 6 साल 8 साल के बाद उसको बेचूंगा तो उस पर क्या मिलेगा? उसका बॉन्ड का प्राइस मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो तो नॉर्मली फिक्स हो गया, परंतु बॉन्ड का प्राइसेस क्या हो गया? उल्टा हो गया ना। अगर बाजार में इंटरेस्ट रेट कम होगा
तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस कम होगा। मैं तीन चीज बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट रेट बोल रहा हूं, अलग बात बोल रहा हूं, इंटरेस्ट अमाउंट अलग बात बोल रहा हूं, बॉन्ड प्राइसेस अलग बात बोल रहा हूं। पूरी बात सुने। अगर आज के दिन समझो, आज के दिन क्या है, 100 रुपए में बॉन्ड खरीदा, ₹100 में बॉन्ड खरीदा, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? 10 रुपए। ये कांस्टेंट है, ये हमेशा 10 ही मिलेगा, क्योंकि रिलायंस नहीं बोलेगा बाजार में कोई भी इंटरेस्ट रेट हो, वो 10 रुपए देगा। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर पर क्या मिलता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट रेट मान लो 5% हो गया तो क्या होगा, सोच कर बताओ। अगर इंटरेस्ट रेट आधा होगा तो बॉन्ड प्राइसेस डबल हो जाएगा, क्योंकि बाजार में अगर 5% मिलेगा तो 10 रुपए कमाने के लिए साला कोई भी 200 रुपए देने को तैयार हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे मैथ्स नहीं समझ में आया? अगर इंटरेस्ट रेट मान लो बढ़ा, मान लो 20% हो गया, 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स, तो क्या होगा? बॉन्ड प्राइसेस 1/4 हो जाएगा ना, 50 रुपए हो जाएगा। तो कि इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा? फिक्स। अरे इंटरेस्ट रेट अलग है, इंटरेस्ट अमाउंट अलग है। अरे बोलना भाई, समझ में नहीं आया? V इक्वल टू P बाई आई, V इक्वल टू P बाई आई। मैथ्स नहीं समझ में आया? नहीं आया? मैं इन दोनों के बीच में रिश्ता बात कर रहा हूं, ये तो कांस्टेंट है इंटरेस्ट अमाउंट, तो क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, समझ पा रहे हो ना? तो अगर म्यूचुअल फंड जो इनमें इन्वेस्ट करते हैं, मान लो आज के दिन म्यूचुअल फंड्स को लग रहा है या आपको लग रहा है कि आज के दिन इंटरेस्ट रेट सबसे पीक पर है, तो अगर इंटरेस्ट रेट अगर थोड़ा सा भी कम होगा तो बॉन्ड प्राइसेस उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा ना। अगर इंटरेस्ट रेट आधा होगा तो बॉन्ड प्राइसेस डबल हो जाएगा। नहीं समझ आया? रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंटरेस्ट रेट सारे देशों ने बढ़ाना चालू किया तो बॉन्ड प्राइसेस गिरना चालू हुआ। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू किया तो बॉन्ड प्राइसेस गिरना चालू हुआ। तो बॉन्ड मार्केट में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो लोग को नुकसान होना चालू हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा? मेरे को लग रहा नहीं आ रहा बेबे, मेरे को लग रहा नहीं आ रहा बेबे। अरे बोलना। इसका भी साइकिल चलता है, स्टॉक मार्केट का जैसे साइकिल चलता है वैसे ही बॉन्ड मार्केट का भी साइकिल चलता है। अभी जैसे पीक पर है बॉन्ड मार्केट, इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट पर है, अब वो गिरेगा तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेगा। मतलब बॉन्ड प्राइसेस अभी बॉटम पर है, इंटरेस्ट रेट टॉप पर है, बॉन्ड प्राइसेस लोएस्ट है। फिर क्या होगा? इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे आरबीआई कम करना चालू करेगा बॉन्ड प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। कोविड के टाइम पर क्या हुआ था? इंटरेस्ट रेट भयंकर कम हो गया था तो बॉन्ड प्राइसेस भयंकर बढ़ गया था। नहीं समझ में आया? यूएस में 54 कर दिया था इंटरेस्ट रेट, 0.25%, 0%। पहले बताओ, ये समझ में आया ना? लिखो, इस चीज को लिखो। बॉन्ड में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लिखो, उस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है दो चीजों पर डिपेंड करता है। लिखा? नंबर 1 इंटरेस्ट अमाउंट, और इंटरेस्ट अमाउंट जो हमेशा फिक्स रहता है, इंटरेस्ट अमाउंट जो हमेशा फिक्स रहता है। और नंबर 2 एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन इन बॉन्ड प्राइसेस। ठीक है, लिखो। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड प्राइस गिरेगा।
इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड प्राइसेस गिरेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड प्राइसेस गिरेगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। पहले ये बताओ, ये तुमको समझ में आया कि नहीं? इसको हटा रहा हूं ना? नहीं समझा? आपको ये लिखना है तो लिख लो। से फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस का बॉन्ड खरीदा है 100 रुपए में, से फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस का डिबेंचर खरीदा है 100 रुपए में, उस पर हर साल ₹10 का इंटरेस्ट मिलता है। से फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस का डिबेंचर खरीदा है 100 रुपए में, उस पर हर साल ₹10 का इंटरेस्ट मिलता है। मतलब कितना? हर साल ₹10 का इंटरेस्ट मिलता है, 10%। लिखिए केस 1, ऐसे लिखो ना, केस 1। अरे ऐसे लिखो ना, केस 1, अगर इंटरेस्ट रेट आधा हो जाए तो बॉन्ड प्राइस डबल हो जाएगा। अरे दो पार्ट में कर रहे हैं हम, अगर इंटरेस्ट रेट आधा हो जाए तो बॉन्ड प्राइस डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट रेट 5% हो जाए, इंटरेस्ट रेट 5% हो जाए तो 10 रुपए कमाने के लिए लोग 200 तक देने को तैयार हैं। ₹10 कमाने के लिए लोग 200 रुपए तक देने को तैयार है। वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट बाय इंटरेस्ट रेट। 10 रुपया बाय 5%। नहीं आया? फिर से बोले, अगर ये घटा तो वैल्यू लिख लो, अगर इंटरेस्ट रेट आधा हुआ तो वैल्यू डबल हो गया। देखो इंटरेस्ट रेट आधा हुआ तो वैल्यू डबल हो गया। नहीं आया? केस 2, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, से इंटरेस्ट रेट 4 टाइम्स हो गया 40%, से इंटरेस्ट रेट बढ़ा 40%, 4 टाइम्स हो गया, क्या होगा? बॉन्ड प्राइसेस लिखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा
4 टाइम्स हो गया 40%। देखो इंटरेस्ट अगर 4 गुना, इंटरेस्ट रेट अगर 4 गुना हुआ तो वैल्यू 1/4 हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट अगर 4 टाइम्स हुआ तो वैल्यू 1/4 हो जाएगा। मेरे को लग रहा नहीं आया बेबी। अरे नहीं आया, फास्ट हो गया ना, नहीं आया समझ में, नहीं आ रहा है। अच्छा तो मेरे को बताओ इंटरेस्ट रेट में और वैल्यू में क्या फर्क होता है, क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन ना। नेक्स्ट, मेरे को लग रहा नहीं आ रहा बेबी, बोलना यार, फास्ट हो रहा है थोड़ा। फिर लिखे नेक्स्ट। क्यों इतना देता है ये, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, इतना डिटेल में देने का कोई लॉजिक नहीं था। स्टूडेंट्स को ये लेवल का चीज पढ़ा रहा है जो कि उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। एग्रीगेट स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी का रेट देखो क्या है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे वैसे स्पेकुलेटेड डिमांड कम होगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा वैसे वैसे स्पेकुलेटेड डिमांड बढ़ेगा। ये बात समझ में आया ना, नहीं आया तो उनमें डाउनवर्ड स्लोपिंग ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग लिख लो। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड घटेगा, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्या कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं, अरे नहीं आया, लिख लो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड कम होगा। ये डायग्राम बना लिएगा तुम अपना कॉपी में। सर ये बेटर रहता है, जो भी कर रहे हो तुम कॉपी में लिख रहे हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, सब कुछ कॉपी में लिखो ना, बुक से क्या मतलब है। चले, अरे R1 R2 ये सब कुछ नहीं, इतना बस ऐसे खत्म। यहां पर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और यहां पर इंटरेस्ट रेट, इतना से ही समझ में आ गया, लिख लो डाउनवर्ड स्लोपिंग। अरे कौन सा स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी यार, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। मेरे को लग रहा है इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या। नेक्स्ट, अब आगे, अरे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब जरा सुनो, हेलो, अब अगला चीज समझो। एक्चुअली में होता क्या है, सुनो ना, यहां तक समझ में आया। इसका भी इंटरेस्ट रेट गिरने का भी एक अंत होता है। मान लो इंटरेस्ट रेट आप 8% से 7 कर दिए, 6 कर दिए, 5 कर दिए, 4 कर दिए, 3 कर दिए, 2 कर दिए, उसका एक अंत होता है। जीरो नहीं कर सकते, नेगेटिव नहीं कर सकते। एक समय ऐसा आता है जब इंटरेस्ट रेट को फर्दर कम करना संभव नहीं है, इंटरेस्ट रेट को फर्दर कम करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर और इंटरेस्ट रेट को कम करोगे, इफ यू रिड्यूस फर्दर इंटरेस्ट रेट्स, देन व्हाट हैपेंस इज, पब्लिक को ना सरकार पर फेथ कम हो जाता है। ये साला 2% इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, ये सरकार फेल होने वाला तो नहीं है ना। सरकार ने जो लोन लिया है, बैंकों ने जो लोन लिया है, उस पर बैंकर अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो इसका मतलब पीपल स्टार्ट हैविंग लेसर फेथ ऑन द बैंकिंग सिस्टम, ऑन द गवर्नमेंट। नहीं समझे, घबरा जाते हैं, अरे यार ये तो पैसा नहीं दे रहा। अगर इंटरेस्ट रेट एक लेवल पर जाकर उससे भी कम हो जाता है, ये डिपेंड करता है देश टू देश, कंट्री टू कंट्री। जापान में इंटरेस्ट रेट कभी किसी जमाने में नेगेटिव ही था, अभी 2021 तक
यूएस में 0 के आसपास आ गया था। तो अगर किसी देश में अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाए ना, तो पीपल स्टार्ट हैविंग डिसबिलीफ ऑन द गवर्नमेंट, फेथ कम हो जाता है कि यार ये सरकार या बैंकिंग जो है, ये लोग इंटरेस्ट नहीं पा रहा है, इसका मतलब इनकी हालत बहुत खराब है। सरकार इंटरेस्ट रेट को इतना कम कर दिया, सरकार डेट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, शायद इसीलिए रेट कम कर दिया। नहीं समझे? और अब जो वो लोग सप्लाई करती है ना मनी, अगर मान लो सरकार उसके बाद पैसा छाप छाप कर इंटरेस्ट रेट कम करते जा रहा है, मनी सप्लाई बढ़ाते जा रहा है, तो पब्लिक क्या करेगा? अपने हाथ में कैश रखेगा बहुत ज्यादा, अपने हाथ में कैश बहुत ज्यादा रखेगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? दैट पीरियड इज नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप। क्या बोलते हैं उसको? लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप मतलब नहीं समझ में आया? मैंने कहा अगर इंटरेस्ट रेट और कम होगा, बहुत कम हो गया, उसके बाद में फर्दर कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। तब जितना मनी सप्लाई बढ़ेगा उतना पब्लिक स्पेकुलेटिव डिमांड अपने आप बढ़ते जाएगा, 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ये पब्लिक मनी सप्लाई तुम बढ़ाओ ना, पर हम अपने हाथ में रखेंगे सारा स्पेकुलेटिव डिमांड, मतलब हम अपने हाथ में रखेंगे। दैट इज नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप। स्पेकुलेटिव डिमांड नहीं बोलना चाहिए उसको, उसको बोलना चाहिए लिक्विडिटी ट्रैप। क्या बोलना चाहिए? लिक्विडिटी ट्रैप। अपने हाथ में कैश रख लेंगे। नहीं समझा? इंटरेस्ट रेट तो है ही नहीं यार। अगर हम मान लो इन्वेस्ट भी करेंगे तो सरकार तो 2% में इंटरेस्ट नहीं दे रही है, तो फिर क्या फायदा? हम जितना पैसा अपने हाथ में छाप करते रहे हो, हम अपने हाथ में रखते जा रहे हैं। नहीं समझ में आया? उसको स्पेकुलेशन के लिए यूज करेंगे तो इनफाइनाइट पीरियड तक स्पेकुलेशन के लिए पैसा आते जाएगा। दैट इज लिक्विडिटी ट्रैप। यही हुआ कोविड के बाद। सरकारों ने इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दी और मनी सप्लाई को बहुत बढ़ा दिया, लोगों ने अपने हाथ में कैश रखना ज्यादा चालू कर दिया, स्पेकुलेटेड डिमांड बढ़ गई, स्टॉक मार्केट बैंकर बूम बढ़ गया। ये बोला कुछ हद तक बोला जाए तो अभी भी यही चल रहा है, लिक्विडिटी ट्रैप चल रहा है। एक्सेसिव लिक्विडिटी इज इन द सिस्टम। मार्केट में पैसा बहुत भयंकर है। डेफिनेटली सरकार ने 2023 में काटने की कोशिश की है, कि पैसा हाथ से निकालने की कोशिश की है, बट अभी भी बहुत ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में और बॉन्ड मार्केट में लगा हुआ है, बहुत ज्यादा पैसा। नहीं समझ आ रहा है? दैट इज लिक्विडिटी ट्रैप। क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप। इसी के साथ में एक और चीज इसमें आता है, ये जो बताऊंगा मैं, एक सिंगल सेंटेंस बताऊंगा, तुम बोलेगे सर क्या लॉजिक है, ये तो बचपन है, हमको पता ही है। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होना तो लोग क्या करते हैं? सारा पैसा अपने हाथ में रखते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज्यादा हो तो सारा पैसा बॉन्ड मार्केट में रखते हैं। बोलो, बहुत कम बहुत ज्यादा का मतलब क्या? एक पर्टिकुलर रेट से, उसको बोलते हैं क्रिटिकल रेट। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? क्रिटिकल। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? क्रिटिकल रेट। मान लो मैंने एस्टिमेट कर लिया कि मेरा क्रिटिकल रेट है 5%, मेरे लिए अलग, तुम्हारे लिए अलग होगा। मैंने सोचा कि अगर 5% से कम अगर बैंक वाला देगा ना, छोड़ना, हम अपने पास ही रखेंगे, फालतू है, स्पेकुलेशन में कमा लेंगे। अगर 5% से ज्यादा रखेगा तो सारा पैसा बैंक पे रखेंगे, 5% से कम करेगा तो सारा पैसा हम हाथ में रखेंगे। नहीं आया? उसको बोलते हैं क्रिटिकल रेट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल रेट। ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। नहीं समझ में आया? लिख लो, लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब लिख लो। अगर इंटरेस्ट रेट एक लेवल के बाद बहुत कम हो जाए, एक लेवल के बाद बहुत कम हो जाए, तब अगर मनी सप्लाई भी बढ़ता है तो भी लोगों की इनकम नहीं बढ़ती। लोग सरकार पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। अरे जब कोई चीज ज्यादा मिलती है तो उसकी इज्जत खत्म हो जाती है ना। पैसा अगर ज्यादा हाथ में आ गया तो इज्जत खत्म हो गई ना। देखो, लोग सरकार पर विश्वास कम कर देते हैं। सरकार पर विश्वास कम कर देते हैं। क्या होगा बताओ ना तब? बोलो ना, क्या होगा तब? तब स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बहुत बढ़ जाती है। लोग हाथ में कैश बहुत रखते हैं, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बहुत बढ़ जाती है।
लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या? मनी सप्लाई बढ़ रहा है पर फिर भी इनकम नहीं बढ़ रहा। लिख लो, मनी सप्लाई बढ़ रहा है फिर भी इनकम नहीं बढ़ रहा। मनी सप्लाई बढ़ रहा है फिर भी इनकम नहीं बढ़ रहा। मनी सप्लाई बढ़ रहा है फिर भी लोगों का इनकम नहीं बढ़ रहा, तो लोगों का फेथ सरकार से कम हो जाता है, ये मतलब। तब लोग कैश ज्यादा रखते हैं। चलिए खत्म। क्लियर ना? लिक्विडिटी ट्रैप समझ में आया? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। आई डू बिलीव दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुली क्लियर नाउ। अब एक कंसेप्ट होता है, लिख लो, नेक्स्ट कंसेप्ट लिख लो, क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हर आदमी अपने हिसाब से जज करता है। लिखो, क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हर आदमी अपने हिसाब से जज करता है। बोलो, सुनो, लिखो, अगर मेरा क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, कैसे कैसी चीजों को आपको दे दिया बेकार में। अगर मेरा क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, इसको ये लोग आरसी बोलते हैं। क्रिटिकल रेट को क्या बोलते हैं? आरसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रिटिकल। बोलो क्या होगा? अगर एक्चुअल रेट इज ग्रेटर देन 5%, तो क्या करूंगा मैं? सारा चीज तुम लोग कॉपी में लिख रहे हो कि बुक में लिख रहे हो? सारा टोटल चीज कॉपी में, डायग्राम तक कॉपी में, टोटल चीज कॉपी में। अरे बीच में डायग्राम फायग्राम सब कॉपी में। अगर एक्चुअल रेट अगर क्रिटिकल रेट से ज्यादा हो, एक्चुअल रेट इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल रेट, तुम लोग मेरे को बताओ, मान लो अगर मेरे को 5% चाहिए, मेरे को कितना परसेंट चाहिए भाई? 5। मेरे को कितना परसेंट चाहिए? 5। अगर एक्चुअल में 8% मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? सारा पैसा घुसा देंगे बॉन्ड में, स्पेकुलेशन डिमांड नहीं हो जाएगा। स्पेकुलेटिव डिमांड क्या हो जाएगा? 0। नहीं समझ आया? फिर से बोले, लिखो, मान लो एक्चुअल रेट 8% है, तो हम सारा पैसा बॉन्ड में घुसा देंगे, तो स्पेकुलेटिव डिमांड 0। स्पेकुलेटिव डिमांड 0, ये होगा। ये क्या किया सर? 0 है सर, बनाइए लाइन, बनाइए। ये तो बना दिया लाइन। अरे वर्टिकल लाइन होता है ना, पर ये 0 पर बना दिया लाइन। मैथ्स नहीं समझे इसका। लिख लो, सारा पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, स्पेकुलेटिव डिमांड लंडू। नहीं समझ आया? लिखो, अगर एक्चुअल रेट मान लो 8% है, तो हम सारा पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, तो स्पेकुलेटिव डिमांड अंडा।
मतलब ये क्रिटिकल रेट से ऊपर में कर्व यहां तक जाएगा इससे, वर्टिकल ना, परफेक्टली इलास्टिक। ये टूटा हुआ कर्व रहेगा, टूटा हुआ कर्व समझ गए? अरे दो अलग अलग लाइन रहेगा, दो डंडी अलग अलग रहेगा ऐसे, एक लाइन यहां से स्टार्ट होगा, एक लाइन यहां पर खत्म होगा। अगर एक्चुअल रेट इज लेस देन 5%, क्या करूंगा मैं? मान लो एक्चुअल रेट 2, 3, 4% हुआ, हेट साला कुछ नहीं इन्वेस्ट करूंगा, सारा पैसा अपने हाथ में रखूंगा स्पेकुलेशन के लिए। अरे ये होता है कि नहीं? ये पर्सन टू पर्सन है, ये पर्सन टू पर्सन है, समझ में नहीं आ रहा है? जिस हिसाब से हम समझा रहे हैं ना, उस हिसाब से तुम्हारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटल में क्या कहीं पर समझाया नहीं जाएगा, रटवा दिया जाएगा। हाँ ये है, ये है, वो है, डायग्राम के हिसाब से हम समझा रहे हैं तुमको। क्या लिखा? अगर एक्चुअल रेट इज लेस देन क्रिटिकल रेट लिखो। अगर एक्चुअल रेट मान लो 2, 3, 4% हो, 2%, 3%, 4%, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.9999999, अरे समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे? लिखो 8 साला, लिखो 8 साला, हम कुछ पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सारा पैसा अपने हाथ पे रखेंगे। लिखो 8 साला, हम कुछ पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सारा पैसा हाथ में रखेंगे। ये वर्टिकल कर्व क्यों हुआ, समझ में आया? वर्टिकल लाइन, अरे ऐसा होता ना, पर यहां से नीचे से स्टार्ट करोगे, इसके नीचे से स्टार्ट करोगे, पूरा ऊपर से नहीं कर दोगे। ऊपर से करने का मतलब तो 8% हुआ तो नहीं, ऊपर से नहीं कर दोगे। हट साला, हम सारा पैसा हाथ में रखेंगे, बॉन्ड में कुछ नहीं इन्वेस्ट करेंगे। यह है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। क्या है? स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। मेरे ख्याल से पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया शायद। धंधे के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। किताबी ज्ञान खतरे जान, ये जो लिखवा रहा हूं वो जरूरी है, किताबी ज्ञान खतरे जान। ऑब्जेक्टिव जितना मैंने लिखवाया ना, उस पर ऑब्जेक्टिव बनने वाला नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि जो लोग बुक बनाए ना, वो लोगों को खुद को ही नहीं समझ में आया थ्योरी, इसीलिए बुक में ढंग से समझा ही नहीं पाए थ्योरी। समझ रहे हो? तो वो लोग इस लेवल तक जा ही नहीं सक रहे हैं। किताबी ज्ञान है वो लोग के पास भी। आपको बात समझ आ रहा है? ये नॉलेज है ही नहीं, बात ही खत्म। समझ गए? नेक्स्ट। हाँ, इसके बाद I don't know why nonsense this concept has been given. Yes sir, the reason is this is a demand for money का concept, that's why this is given. ये बात ठीक बोलेंगे। ये असल में तुम्हारे इंटरमीडिएट में मटेरियल बोलकर एक चैप्टर है कॉस्टिंग में। तुम लोग बीकॉम में पढ़ते ना कॉस्टिंग में, EOQ। मटेरियल में EOQ पढ़े हो ना? अच्छा ठीक है, जो भी। 2AO/C का स्क्वायर रूट EOQ, वैसा ही फॉर्मूला है 2BY/I। हेलो, लिखो इन्वेंट्री अप्रोच, बॉमल एंड टॉबन। इन्वेंट्री अप्रोच बाय बॉमल एंड टॉबिन। मेनली बॉमल ने काम किया था, टॉबिन ने भी एग्री किया था। अरे बॉमल बोलकर एक इकोनॉमिस्ट था, उसने काम किया था, पर टॉबिन बोलकर एक इकोनॉमिस्ट था, उसने एग्री किया, पर उसने अलग भी थ्योरी दिया। रुको शांति से।
इसलिए बॉमल एंड टॉबिन बोलते हैं। अरे मोदी जी और योगी ने दोनों ने मिलकर राम मंदिर का काम किया, पर योगी ने कम काम किया, मोदी जी ने ज्यादा काम किया। नहीं समझ रहे हो? दोनों अग्री किए, बट ज्यादा किसने काम किया? बॉमल ने। बॉमल ने बोला भाई 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 सुनो, भाई ये वाला चीज आपको मैं समझा नहीं सकता। कारण क्या है? क्योंकि ये वाला चीज आपके इंटरमीडिएट में मटेरियल चैप्टर में डिस्कस होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसी का रेलेवेंट कंसेप्ट है ये बॉमल मॉडल। उसी का कौन सा कंसेप्ट है? रेलेवेंट, मिलता जुलता सा कंसेप्ट है। ये क्या बोलता है? सुनो मेरी बात। हेलो, क्या बोलूं मैं? मेरा सारा पैसा बैंक में है, मेरा सारा पैसा बैंक में है, इन्वेस्ट किया हुआ है। मेरा सारा पैसा किसमें है? बैंक में। एक बार मैं बैंक जाता हूं, ब्रोकर को बोलता है मेरा ये इन्वेस्टमेंट बेच दे, तो जीरोदा बोलता है 20 रुपए लगेगा एक लॉट पर। उसको बोलते हैं ब्रोकरेज कॉस्ट। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? ब्रोकरेज कॉस्ट। वेनेवर आई कन्वर्ट माई इन्वेस्टमेंट इनटू कैश, आई हैव टू इनकर ब्रोकरेज कॉस्ट। समझ में आया? नहीं आया? फिर से बोले, अरे फिर से बोले। मैंने कहा जब जब मैं इन्वेस्ट करता, मेरा सारा पैसा किसमें है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब मैं उसको कैश में कन्वर्ट करता हूं। किसमें कन्वर्ट करता हूं? कैश। तो जब भी मैं उसको कन्वर्ट करता हूं तो मेरे को एक ब्रोकरेज कॉस्ट लगता है। क्या लगता है? ब्रोकरेज कॉस्ट। मान लो, मन से बोल रहा हूं मैं, मन से बोल रहा हूं, मान लो मेरे को साल भर में 1 लाख रुपया चाहिए, जिस मेरा 1 लाख रुपया साल भर का खर्चा है, मेरा सारा पैसा बैंक में है, वहां से मेरे को 1 लाख रुपया तोड़ना पड़ेगा। कितना तोड़ना पड़ेगा? 1 लाख। नहीं समझ आया? 1 लाख एक बार में नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके तोड़ूंगा तो मेरे को बार बार दलाली ज्यादा देना पड़ेगा, ब्रोकरेज कॉस्ट ज्यादा लगेगा। बोलो सर नहीं समझे? फिर से बोलिए, समझा रहा हूं मैं। तुम इसको ऐसे समझ, बड़ा प्यारा सा सिंपल सा रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। मान लो बैंक में एटीएम चार्जेस लगता है आपका, तुम जहां रहता है उसके बगल में दूसरी बैंक का एटीएम है। समझ रहे हो? तुम्हारा जिस बैंक में अकाउंट है उसका एटीएम आसपास में है ही नहीं साला। पॉसिबल ना? तुम्हारा साल भर का खर्चा 1 लाख रुपया है, जब बैंक से एटीएम से पैसा निकालते हो 20-25 रुपया काट लेता है साला। काटता है ना? कटता है ना? बोलो। मान लो तुम्हारा एटीएम कार्ड का लिमिट है 1 लाख रुपए। समझने पर ध्यान दो। तुम 100 रुपए भी निकाल सकते हो, 1 लाख भी एक बार में निकाल सकते हो, एक ट्रांजैक्शन। सेफर एग्जांपल समझो ना, एटीएम से समझेंगे, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को तोड़ना है मेरे को। तो मान लो 1 लाख, अरे हाँ एटीएम से 1 लाख रुपए निकलता है आराम से। मेरा एटीएम कार्ड से आराम से 1 लाख रुपए निकालते हैं एक दिन में, कोई टेंशन नहीं है। 2 लाख का लिमिट है सेविंग्स अकाउंट से। क्या प्रॉब्लम है? तुम मैसेज को समझो। 1 लाख रुपया निकाल सकते हैं बैंक से। अगर तुम बार बार जाओगे तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा 20-20 रुपया, 20-20 रुपया, 20-20 रुपया। अगर मान लो मेरे को आज खर्चा करना है, समझो आज अगर मेरे को खर्चा करना है, चलो आज पार्टी करते हैं, 5,000 रुपया निकाल लो। तो जितना बार जाओगे 5-5 हजार 5-5 हजार करके निकालोगे तो 20 बार का एटीएम चार्ज लगेगा। उसको बोलेंगे ब्रोकरेज कॉस्ट। पूरा बात सुनो, 5-5 हजार रुपया करके अगर लगेगा, एक एक बार निकालोगे लॉट साइज, तो 20 बार तोड़ना पड़ेगा, 20 बार का कन्वर्शन कॉस्ट लगेगा, एटीएम चार्ज लगेगा। एक काम करें ना सर, सारा पैसा 1 लाख रुपया घर में एक ही दिन में ले आइए, तो भैया उस पर इंटरेस्ट का नुकसान होगा, समझो। अगर सारा पैसा 1 लाख रुपया एटीएम से आज ही निकाल लेंगे, जो पैसा मेरे को 1 साल 364 दिन के बाद चाहिए, 364 डेज के बाद चाहिए, वो पैसा आज ही निकाल लूं मैं, तो पूरा 364 डेज का ब्याज का नुकसान होगा कि नहीं? होगा। सर 1 लाख रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टन्स एंड टन्स ऑफ मनी, व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हेन यू बिकम एम्प्लॉयड इन अ ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ से अ मल्टीनेशनल कंपनी, देयर यू आर इन्वेस्टिंग 1000 करोड़ इन द सिक्योरिटी।
अगर वहां पर एक दिन का ब्याज अगर होता है तो वहां पर लाखों रुपए का ब्याज होता है, उसमें तुम्हारा पूरा घर चलता है साल भर का। एक दिन ऊपर नीचे हुआ तो तेरा सैलरी कट जाएगा बेटा। अगर ट्रेजरी डिपार्टमेंट में अगर एक गड़बड़ किया ना तो तुमको इस साल का सैलरी नहीं मिलेगा, 2 साल का सैलरी तुमको घर से ला के देना पड़ेगा बेटा, अगर तुम लोग इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं किया तो। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा। 1000 करोड़ रुपए को तुमको फंडिंग दे दिया और बोला कि तुम इसको इन्वेस्ट कर टाइम पर, एक दिन अगर इंटरेस्ट का नुकसान हुआ तो लाखों रुपए का नुकसान होगा, तेरा सैलरी नहीं मिलेगा बेटा। तो वहां पर सोचना पड़ेगा ना। समझाने के लिए मेरे को कम अमाउंट से समझाना होगा तभी तो समझ में आएगा। नहीं आया? अरे नहीं आया? तो ये दोनों के हिसाब से इसमें होता क्या है, एक मैथ्स होता है यार, इसमें एक मैथ्स होता है, इसमें एक मैथमेटिक्स होता है। y बाई सी इंटू बी करके एक फॉर्मूला होता है, फिर दूसरा फॉर्मूला होता है c बाई 2 इंटू आई आर। इन दोनों का कुछ फॉर्मूला होता है, दिमाग पर जोर मत दो तुम, दिमाग पर जोर मत दो तुम। उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। क्या किया जाता है? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को 0 पुट करते हैं, उससे मिनिमा आता है, उससे ये फॉर्मूला डिराइव होता है। नहीं समझ में आया? मत दिमाग लगाओ। अरे मत दिमाग लगाओ, फिर से बोले। हम इसको प्रूफ करवा सकते हैं, अभी प्रूफ करवा सकते हैं, 10 मिनट लगेगा, जो कि एकदम तुम बोलोगे अरे बाप प्रूफ क्यों करवा रहे सर इसका, व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। प्रूफ कोई काम का नहीं है तुम्हारा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा, क्योंकि तुम्हारे काम का है नहीं ना वो प्रूफ, और इंटर में भी काम का नहीं है। प्रूफ कैलकुलस के थ्रू होता है। प्रूफ किसके थ्रू होता है? कैलकुलस। आपको बात समझ में आया मैंने क्या बोला? उसके अनुसार एक प्रूफ होता है कुछ, दिमाग मत लगाओ। अरे दिमाग मत लगाओ। तो मान लो, मेरी बात समझ रहे हो, मैंने तुमको 2 चीज बोला। अगर तुम एक बार में एटीएम से 1 लाख लाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्या चीज का नुकसान होगा? इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा लगेगा। अगर बार बार थोड़ा थोड़ा तोड़ के लाओगे तो क्या होगा? कन्वर्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट ज्यादा लगेगा। हाँ या ना? तो मैं क्या करूं? इसके लिए बॉमल ने बोला हम डिफरेंशिएशन का यूज करके एक फॉर्मूला देते हैं रे, वो फॉर्मूला अप्लाई कर, वो बेस्ट लॉट साइज होगा। मान लो इस फॉर्मूला से तुमने आंसर निकाला, उससे फॉर्मूला तुम्हारा आंसर आया 20,000 रुपया, कि भैया बेस्ट लॉट साइज है, एक काम कर 20,000 रुपए एक बार में एटीएम से निकाल के ला, बस बेस्ट है। अरे 20,000 रुपए एक बार एटीएम से निकाल के ला, सबसे बेस्ट है। मैथ समझ में आया? उसको बोलते हैं बेस्ट लॉट साइज। क्या बोलते हैं? बेस्ट लॉट साइज। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया? हाँ या ना? शुड आई रिपीट दिस? पक्का? लिखो अपना कॉपी में जरा। लिखिए इन्वेंट्री अप्रोच, या लिखो ये ट्रांजैक्शन मोटिव को कंसीडर करता है। लिखिए, मान लो मेरा सारा पैसा एटीएम इन्वेस्ट किया हुआ है। मान लो मेरा सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। मान लो मेरा सारा पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पर मेरे को कुछ इंटरेस्ट मिलता है, से 10%। लिख लो, आर का मतलब 10%, आर का मतलब 10%। फिर लिखिए, जैसे जैसे मेरे को पैसा चाहिए मैं उस इन्वेस्टमेंट को तोड़कर कैश में कन्वर्ट करता हूं,
उस इन्वेस्टमेंट को तोड़कर कैश में कन्वर्ट करता हूं। तो मेरे को ब्रोकरेज कॉस्ट लगता है 200 रुपया पर ट्रांजेक्शन। ब्रोकरेज कॉस्ट लगता है 200 रुपया पर ट्रांजेक्शन। मेरे को ब्रोकरेज कॉस्ट लगता है 200 रुपया पर ट्रांजेक्शन। कितना रुपया? 200 रुपया। मैथ समझा? B इक्वल टू 200। क्या लिखा? B इक्वल टू 200। ठीक। से फॉर एग्जाम्पल मेरे को साल भर में 1 लाख रुपया चाहिए, जो मेरे को नहीं आया। से फॉर एग्जाम्पल मेरे को साल भर में 1 लाख रुपया चाहिए, जो मेरे को इन्वेस्टमेंट से कन्वर्ट करना है कैश में। Y इक्वल टू 1 लाख। अरे Y इक्वल टू क्या? 1 लाख। तो लिखो फाइंड बेस्ट लॉट साइज। बेस्ट लॉट साइज कि कितना कितना एक एक बार में कन्वर्ट करना है। अब मैं तुमको तुम्हारे यहां एग्जांपल लिखवा रहा हूं, सुनो। लिखो मेरा सारा पैसा दूर के एटीएम में है। मेरा सारा पैसा दूर के एटीएम में है। मेरा सारा पैसा दूर के बैंक में है, एटीएम नहीं है। लिखो लिखो मेरे को साल भर में 1 लाख चाहिए। अलग अलग लाइन में लिखो, अलग अलग लाइन। मेरे को साल भर में 1 लाख चाहिए। Y इक्वल टू 1 लाख। Y इक्वल टू 1 लाख। समझ गए? एक एक बार एटीएम का कॉस्ट लगता है 200। एटीएम जो है ना दूर है रे, शहर से दूर है। हम एकदम पहाड़ पर रहते हैं, एकदम कॉर्नर में कैलाश पर्वत पर रहते हैं। मेरे को नीचे फिसल के जाना पड़ता है, फिर रिक्शा करके आना पड़ता है। आपको समझ में आया? वहां इंटरनेट बैंकिंग नहीं चलता है, इंटरनेट टावर नहीं है, फिसल कर जाते हैं चढ़ के। अरे यार तुम समझ ना, मतलब पहाड़ पे रहते, 200 रुपए लगता है मेरे को एक बार एटीएम जाकर पैसा निकालने का। बोलो समझ में आ रहा है? सर ये तो अजीब सी बात कर रहे हैं, कंसेप्ट को समझो यार। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार जब कन्वर्ट करते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है 200 रुपए यार। नहीं लगेगा क्या? बोलो ना। वही बोल रहा है। और बैंक में मेरा पैसा लिखो, बैंक में मेरा पैसा 10% अर्न करता है। सर इतना ज्यादा नहीं है। अरे सुनना यार, मतलब समझना, 10% अर्न करता है। अब जरा कंसेप्ट को समझ। मेरे सामने प्रॉब्लम्स क्या है, लिखो मत। अगर मैं थोड़ा थोड़ा पैसा तोड़ तोड़ कर लाऊंगा तो क्या चीज ज्यादा लगेगा? अगर मान लो रोज बोलूंगा एटीएम से आज चलो 500 रुपए निकाल लेते हैं, फिर अगला दिन 500 करके निकालते हैं, क्या प्रॉब्लम होगा? बोलो। एटीएम चार्ज ज्यादा लगेगा, 200 रुपया करके लगते जाएगा साला, लगते जाएगा। अगर मैं 1000 रुपया करके निकालूंगा तो कितना बार निकालना पड़ेगा मेरे को? 100 बार। 5-5 हजार करके निकालूंगा तो कितना बार? 20 बार। तो मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही साला लग जाएगा 4000 रुपए का। कई बार बैंक मम्मी गाली ले दे, साला तुम बार बार एटीएम से क्यों निकाल रहे, एक बार में निकाल ले।
मम्मी को तुम बोलता है मम्मी हम सिगरेट पीते, मन में सोचता सिगरेट पीते हैं तो गूगल पे से नहीं पेमेंट करते, कभी पकड़े गए तो क्या बे पान शॉप क्या है, क्या कर रहे थे पान शॉप पे, इसलिए कैश ही देते हैं, मन में सोच रहे हो च्युइंगम खा रहे थे। अगर मान लो दुकान को जो क्यूआर कोड है उस पर सिगरेट वाला लिखा हुआ है तो, अरे बात समझो ना यार, एएम सिगरेट शॉप, अरे यार तुम चल रहा इधर आ, तुम मेरी बात समझो ना, अगर बार बार दो हजार रुपए करके निकालेंगे तो 50 बार जाना पड़ेगा, अरे बार बार फिसलना पड़ेगा पहाड़ से 50 बार, तो खर्चा उतना ज्यादा लगेगा ना। तो एक काम करिए सर सारा पैसा एक बार में ले आइए, तो मेरा इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। अगर थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ कर लाएंगे तो क्या होगा, ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा, अगर एक बार में तोड़ेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट का नुकसान ज्यादा होगा, समझ पा रहे हो, नहीं आ रहा है समझ में। अरे बोलना यार, एटीएम से पैसा निकालने जाते हो एक बार क्या राउंड फिगर में निकालते हो ना, ठीक है यार खर्चा है साल महीने भर का, साल भर का 1 लाख रुपया, पर एक बार में नहीं निकालोगे, क्यों, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, और एक बार में 100 रुपए भी नहीं निकालोगे क्योंकि उस पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगते जा रहे हैं। ये लॉजिक समझ में आ रहा है, ये लग रहा है सर के ऊपर से चला गया। तो असल में देखो, मैं प्रूफ तुमको बोला था, मना किया था, पर मेरी आदत है ना, छोड़ता नहीं कोई चीज में, आई हैव अ वेरी बैड हैबिट, आई डोंट स्किप एनीथिंग, दैट्स अ वेरी बैड हैबिट ऑन माय पार्ट। अगर एक एक बार में 80 रुपया तोड़ते हो, कितना रुपया, 80 रुपया, 20 हजार तोड़ते हो, मन से बोल रहा हूं, तो कितना बार आपको तोड़ना पड़ेगा, 5 बार, y बाई सी, 1 लाख बाई 5, 20,000 5 बार, तो आपका ब्रोकरेज कॉस्ट कितना लगेगा, 200 रुपया करके। अरे मेरी बात समझ रहे हो, अरे यस और नो, कितना बार आपको तोड़ना पड़ेगा, y बाई सी टाइम्स, अगर एक एक बार में 5-5 हजार तोड़ते हो तो 20 बार आपको जाना पड़ेगा और 200 रुपया करके लगेगा, y बाई सी इंटू बी, ये है आपका क्या चीज, ब्रोकरेज कॉस्ट, टोटल साल भर का ब्रोकरेज कॉस्ट। अब आपको इंटरेस्ट का नुकसान, जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा था, हाथ में आ गया तो उस पर इंटरेस्ट मिलना बंद हो गया, तो एवरेज कैश बैलेंस C/2 होता है। अब ये क्या होता है, दिमाग मत लगाओ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 मत दिमाग लगाओ, ये इंटरमीडिएट का कंसेप्ट है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, मत दिमाग लगाओ, उस पर आपको इंटरेस्ट रेट नुकसान हो रहा है, C/2 इंटू बी, C/2 इंटू बी। बोलो मेरे को क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, इसको मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज। तो जब मिनिमाइज करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्या करूंगा मैं, इसको डिफरेंशिएट। जब डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो डिफरेंशिएट करने का दिमाग मत लगाओ, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है, फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर को क्या करते हैं, जीरो, अरे फर्स्ट ऑर्डर को क्या करते हैं, जीरो, नहीं समझ आया। विथ रेस्पेक्ट टू सी होता है डिफरेंशिएशन, मत लोड लो, विथ रेस्पेक्ट टू क्या होता है, सी, तो उससे डिफरेंशिएशन करके क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज, मेरे को इसका टोटल को मिनिमाइज करना है, उससे सॉल्व कर कुरा के सी का वैल्यू आता है 2by बाय आर, फिर से बोलो क्या फॉर्मूला होता है, 2by बाय आर, फिर से बोलो फॉर्मूला क्या होता है, 2by बाय आर। ये सी सबसे बेस्ट लॉट साइज, सबसे बेस्ट लॉट साइज, समझ में नहीं आया, अरे नहीं आया, ये ना तो बहुत ज्यादा होता है ना तो बहुत कम होता है, ना तो बहुत ज्यादा होता है ना तो बहुत कम होता है। लिखो प्रॉब्लम्स, मेरे सामने प्रॉब्लम्स क्या है, लिखो नंबर 1, अगर मैं थोड़ा थोड़ा पैसा एटीएम से कन्वर्ट करूंगा, नंबर 1, अगर थोड़ा थोड़ा पैसा मैं एटीएम से कन्वर्ट करूंगा, तो मेरा थोड़ा थोड़ा पैसा एटीएम से कन्वर्ट करूंगा, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट से कैश में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, बोलो, मेरा ब्रोकरेज कॉस्ट, कन्वर्शन कॉस्ट ज्यादा लगेगा, और अगर एक बार में, नंबर 2,
नंबर 2, अगर एक बार मैं सारा पैसा ले आऊंगा एटीएम से, एक बार मैं सारा पैसा एटीएम से ले आऊंगा, तो इंटरेस्ट का नुकसान होगा। तो मैं क्या करूं? बॉमल ने बोला टॉमल ने बोला सॉरी बॉमल ने बोला हम एक फॉर्मूला देते हैं, उससे लॉट साइज निकालो। हम एक फॉर्मूला देते हैं, उससे लॉट साइज निकालो। C इक्वल टू बॉमल BAUMOL, अरे यार बॉमल ने बोला हमें एक फॉर्मूला दे, उससे लॉट साइज निकालो। ये होता है बेस्ट लॉट साइज। C इक्वल टू 2BY/R। फिर से बोलो फॉर्मूला क्या है? C इक्वल टू 2BY/R। C मतलब एक बार में कितना तोड़ना है, C का मतलब एक बार में कितना तोड़ना है। मैं सिंबल लिखवा देता हूं, चिंता मत करो। B कितना था यहां पर बताओ ना? 200। एक मिनट। Y कितना था? 1 लाख। B कितना है? 200। रेट कितना है? 10%। C कितना है? ये निकालना है। कितना आया बताओ? B सर आएगा, देखो तो। हाँ या ना? तो लिख लो, इसका मतलब 20-20 हजार करके एक एक बार कन्वर्ट करो कैश में। 20-20 हजार का 20-20 हजार करके इन्वेस्टमेंट्स को कैश में कन्वर्ट करो। चलो अरे समझ गए ना? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई। वैल्यू लिख लो। एक काम करो ना, 20-20 हजार करके अगर लाएंगे तो कितना बार जाना पड़ेगा? 5 बार। तो 200 रुपए करके कितना बार? 1000 रुपया खर्चा लगेगा, और इंटरेस्ट कॉस्ट भी 1000 ही आएगा। कैसे? छोड़ो, इसका आधा पर इंटरेस्ट कॉस्ट निकलता है, C/2 इंटू आई। मत दिमाग लगाओ, मत दिमाग लगाओ, बोल तो रहा हूं मैं। अधूरा ज्ञान खतरे जानी। अधूरा चीज दिया है, क्यों दिया है मेरे को नहीं समझ में आया। या तो इसको पूरा डेप्थ देना चाहिए था, या तो कुछ नहीं देना चाहिए था। उपाय नहीं है, थ्योरी तो देना ही पड़ता उसको। भाई साहब ये C क्या है? डिमांड फॉर मनी नहीं है ये। इतना पैसा इन्वेस्टमेंट से तोड़ कर लाओगे। आया नहीं अभी भी? अरे हाँ या ना?